सभी को नमस्ते। ठीक है भैया, स्टार्ट कर सकते हैं। सभी को नमस्ते। हाँ भैया, आज हम लोगों ने थोड़ा सा ऐसा सोचा है कि हर रोज कोई एक ही पढ़ेगा, जिससे वो आ, एक दूसरे को वो पूछने में थोड़ा सा समय वो हो रहा है। तो एक के बाद एक हम लोग अलग अलग व्यक्तियों को बोलेंगे, वो पठन करेंगे, ऐसे चलते हैं। बहुत अच्छा, जी बढ़िया भैया। बढ़िया। हाँ हाँ, जय भैया, आप शुरू करें। जी। हाँ, आवाज आ रही है? ठीक। हाँ हेलो। हाँ, एकदम ठीक हाँ आ रही आवे है। છે અવાજ हाँ। हाँ हाँ, ओके। हाँ, तो जिज्ञासा। भास होने को कल्पना में स्वीकृति, आभास को सत्य सहज होने की सामान्य स्वीकृति कहा है। प्रतीति को निश्चयात्मक स्वीकृति और अनुभव को पूर्ण स्वीकृति कहा है। उत्तर: वो सब सटीक है। भास आभास में शब्द के साथ स्वीकृति कल्पना रूप में, प्रतीति अनुभव में शब्द और कल्पना खत्म। भास आभास में मेधस का रोल रहता है, प्रतीति केवल जीवन में होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया कि जैसे भास होने को कल्पना में स्वीकृति कहा है, आभास को सत्य सहज सामान्य स्वीकृति कहा है और प्रतीति को निश्चयात्मक स्वीकृति और अनुभव को पूर्ण स्वीकृति कहा है। उसको यहाँ पे थोड़ा समझाने का उत्तर में प्रयास किया है कि कैसे भास आभास में क्या आता है और प्रतीति अनुभव में क्या रहता है बेसिकली। तो भास आभास में मेनली शब्द की ही स्वीकृति बनती है और प्रतीति अनुभूति में शब्द और कल्पना खत्म हो जाती है और वास्तविकता की स्वीकृति बना रहता है। इसलिए भास आभास में मेधस का रोल है और प्रतीति और अनुभव में जीवन का ही रोल है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है भैया, यहाँ पे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी भैया। फिर जय भैया, कहाँ अभी? हाँ हाँ हाँ। इसमें भाषाभास में शब्द की स्वीकृति नहीं, शब्द के साथ स्वीकृति, मतलब वो अर्थ की हाँ भी हाँ हाँ स्वीकृति है। हाँ हाँ, ठीक। एग्जैक्ट। हाँ, फिर उसके बाद आगे लिखा है कि अभी शुरुआत में स्वीकृति का मतलब सूक्ष्म इच्छा ही है। अपने उसको ही विश्लेषण करते हुए आगे लिखा है कि अभी शुरुआत में स्वीकृति का मतलब सूक्ष्म इच्छा ही है, अपने इच्छा को व्यक्त करना। अभी हम अध्ययन में स्वीकारने में आ जाते हैं, यह इच्छा हुआ, है ना। यानी कि जो अध्ययन में जो कहा गया है उसको स्वीकार पाना, यही इच्छा हुआ। यहाँ पे ऐसा कहा है, उसको सूक्ष्म इच्छा बोला है बेसिकली। परंतु ऐसे जीना कहाँ बनता है, तो अभी जीने में नहीं आया वैसे वो। तो जीने के लिए साक्षात्कार होना, अवधारणा होना, अनुभव होना आवश्यक है। उसके पहले यह वस्तु जीने में नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा। यानी कि पहले वो सूक्ष्म इच्छा में बनता है, तो सूक्ष्म इच्छा में वो स्वीकृति में आता है और इच्छा बनता है ऐसा कि ऐसा जिया जा सकता है। फिर वो जीने में नहीं आता है, लेकिन जीने में आने के लिए साक्षात्कार होना, अवधारणा होना और अनुभव होना आवश्यक है, ऐसा कहा है। और उसके पहले जीने में आता नहीं है। तो भैया यहाँ पे मैं मुझे ऐसा भी लगता है कि जीने में नहीं आता है, मतलब जो अभ्यास में जो डिसकंटिन्यूटी बनी रहती है और जो सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है, उसी की बात कर रहे हैं भैया। हाँ योगेश। जीने में न आने का मतलब है स्वत्व नहीं रहता। जी। अच्छा, वो अनुसरण ही रहता है, अभी स्वत्व नहीं बना। और हाँ हाँ, स्वत्व जी जी नहीं बना रहता है। तो जब जी तक भैया। साक्षात्कार बोध अनुभव नहीं है, तब तक सपोर्ट सिस्टम से चलते हैं। हम्म, जैसे ही साक्षात्कार की गति बन गई, सेल्फ होने लगा। जी भैया। इतना कह सकेंगे। जी जी भैया, धन्यवाद। भैया मुझे एक प्रश्न था यहाँ पे। जो ऊपर दिया है भास आभास में मेधस का रोल रहता है, वो थोड़ा भैया आप भैया एक मिनट, जस्ट एक मिनट। जी भैया।
જય ફૂલ સ્ક્રીન જે શેર કર્યું છે ફૂલ સ્ક્રીન કરી નાખો ને. अंकित નહીં આ સાઈડમાં ઓલા પેજ બતાય છે. ઓકે હા થેન્ક યુ. हाँ भैया, आप कहिए। जी भैया वो हाँ जो एक लाइन दिया था भास आभास में मेथड्स का रोल रहता है वो समझना था थोड़ा डिटेल में. हाँ, मेधस का रोल रहता है, मतलब है जो हमारा सुनना होता है, श्रवण, जी भैया. यानी इनकी, अरे एक मिनट, हाँ, एक मिनट भैया, सॉरी। जी भैया कोई बात नहीं.
आवाज आ रही है? हेलो, हाँ भैया, नमस्ते। आ रही है आवाज। आ रही है? हाँ जी। सॉरी। जी भैया आ रही है। तो मेधस की बात कर रहे थे ना भैया आप? तो जो हाँ जी भैया। हाँ, ज्ञानेंद्रियों से हमें इंफॉर्मेशन आता है, विशेष करके आंखों से और कान से। जी भैया। जैसे आंखों में हम कुछ देखते हैं, आंखों से, आंखों की रोशनी से तो कुछ प्रतिबिंबन आते हैं। तो ये प्रतिबिंबन का संयोजन मेधस तंत्र में कोड के रूप में आता रहता है। कान से हमने शब्द सुना, तो जो शब्द हमने सुना वो मेधस में, हमारे ब्रेन में कोडिंग के रूप में आता है, और उसके जो तरंग बनते हैं उसको जीवन इंटरप्रेट करते हैं। जीवन से उसको इंटरप्रेट होना होता है। जी भैया। तो ये यही हमारा मानव स्वरूप है। वैसे ही इन रिटर्न जीवन में जो समझ है, जो अर्थबोध होता है, उसके तरंग ब्रेन में आते हैं, और उसको टेंटेकल्स जो है ना, उसमें डिकोडिंग होके हमारे कार्य व्यवहार एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये जीवन और ब्रेन, इसके बीच में इस प्रकार की इंटरकनेक्टिविटी है। तो इस इंटरकनेक्टिविटी, यही एक हमारा संबंध है कि हम मानव रूप में हम समझते हैं। इसलिए जीवन को समझदार होने के लिए, जागरूक होने के लिए शरीर की आवश्यकता रहता है, और जागृति को प्रमाणित करने के लिए भी शरीर की आवश्यकता रहती है। ऐसा डिजाइन तो है। इसलिए जो भास आभास है, यहाँ पर मेधस यानी ब्रेन का रोल है। इसलिए शरीर स्वास्थ्यता का यह एक, जिसको कहोगे कि एक फाइनेस्ट पॉइंट है कि हमारा मेधस तंत्र इंटैक्ट रहना, जी भैया। जिससे कि हम रिसीव भी कर सके इंफॉर्मेशन, और हम इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट भी कर सके। ऐसा भी एक इसमें बनता है। इसलिए भास आभास तक मेधस का रोल है, ये इसका। तो अब हमें और अच्छे से ध्यान देना है कि जो हार्मोनल सीक्रेशन होते हैं एज वाइज, और जो जीवन के संकेत हैं, इन दोनों में अंतर करने की बात। अभी इस जगह पर जो भी अभी हमारे साइंटिफिक स्टडीज है, इसमें भी ये क्वेश्चन बना हुआ है कि ये सब जो है ना, ये निर्मित कहाँ से होता है। क्या ये हार्मोनल एक्सरसाइज है? ह्यूमन बिहेवियर इज गवर्न बाय हार्मोनल जो सीक्रेशन है, या कुछ और रियलिटी है? ह्यूमन बिहेवियर किससे गवर्न होता है, ये अभी भी अनसॉल्व्ड मुद्दा है। इसलिए हमें और अच्छे से ध्यान देना है कि जीवन क्रिया किसे कह रहे हैं, वो क्या क्रिया है, और शरीर क्रिया कहते हैं जिसमें मेधस इन्वॉल्व है, वो क्या क्रिया है। भैया आपने वो डिकोडिंग कहाँ पे होता है बोला, मेगस में कुछ पार्ट का नाम बोला। टेंटेकल्स होते हैं ना, जैसे हाँ ब्रेन डेंटेक। की जो पोजीशन है, जिसमें फ्लूइड है, ब्रेन फ्लूइड रहता है, या फ्लूइड में ब्रेन है कि नहीं? और उसमें तंतुएं हैं, जिसमें टेंटेकल्स हैं, वो डूबी रहती हैं फ्लूइड में। और जीवन जो है ना, वो अपने जो तरंग है, तरंग फ्लूइड पर उतारता है, वहां से टेंटेकल्स में डिकोडिंग होना शुरू होता है। और जो भी हम देखते हैं उसमें भी जीवन रहता है। जो भी हमारा ज्ञानेंद्रियों से जो पहुंचता है ब्रेन में, उससे भी फिर तरंग बनते हैं, उसको जीवन पढ़ लेता है। ये व्यवस्था है। जी भैया। भैया नमस्ते सभी को।
भैया मैं ये तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ना? ओ क्योंकि फ्लूइड हम सारा ही हाँ फ्लूइड भी है, इन ऑल पूरी शरीर की व्यवस्था ही इम्पोर्टेंट है जो रिफ्लेक्ट होती है अपने मेधस तंत्र से। क्योंकि हाँ ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इसका पूरा संयोजन ब्रेन में होता है। इसलिए पूरा शरीर का जो व्यवस्था तंत्र है वह मेधस तंत्र तक है। और जीवन को इसलिए समझना जरूरी है कि जीवन उससे विकसित इकाई है। तो विकसित इकाई यदि अपने आप को समझ पाती है तो वो शरीर व्यवस्था को समझ पाती है। अभी जीवन इकाई यदि समझने में असफल है तो आवेशित होती है, और जीवन के आवेश सहन करने लायक ब्रेन नहीं बना है। अब हम थोड़ा सा उस प्रकार से सोच सकते हैं कि इतना गुस्सा हम करते हैं, इतना सारा आवेश, ये सारा उस तंत्र पर आता है और धीरे 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 तंत्र डैमेज होने लगता है। और ये सारा डैमेजिंग एक्सरसाइज अनेकों प्रकार की डिसऑर्डर से रिफ्लेक्ट होता है, और उस डिसऑर्डर को हम दवाई से दूर करने का काम करते हैं। तो उसमें तो अभी तो सप्रेस होता है, क्योर नहीं होता। इसलिए जीवन क्रिया को समझना, जीवन की स्वभाव गतियों को समझना, शरीर की स्वभाव गति को समझना, तो इन दोनों के अंतर संबंध पहचानने से हम स्वस्थ होते हैं, एक मानव स्वस्थता को अनुभव कर सकता है। ये बात है। इट्स नॉट ओनली फ्लूइड, हर प्राण कोशा जो शरीर व्यवस्था में है, नाखून से लेकर नाखून तक, बाल से लेकर नाखून तक, ये एक अद्भुत ऑर्डर है। और इसमें ये व्यवस्थित मिला है, व्यवस्थित रखना है, उसका पोषण संरक्षण होना है। ये बनता है कि नहीं? बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू सो मच। अभी वो जो ब्रोकन ब्रेन का पढ़ाई किया था वो एकदम से क्लियर हो गई पूरी चीज। थैंक यू। हाँ, अब इसलिए मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ऐसा पढ़ते रहना जरूरी है। वहां जीवन तो बताएंगे नहीं, लेकिन ये ऐसा स्थिति है कि टिश्यूज डैमेज है, और इसलिए हम चाहते नहीं है बिहेवियर वैसे वैसे क्यों आ रहा है। तो अब वो ऐसी सेल्स हैं, वो उसमें टूट गया तो उसका रिपेयर का बहुत महीन मैकेनिज्म है। तो इसलिए जीवन को समझना आवश्यक है। जीवन को समझते हैं तो ये सारा हमारा बिहेवियर व्यवस्थित भी होगा। बहुत अच्छा। तो ठीक है, सेटिस्फाइड ना युवराज भैया? जी भैया, मतलब ये जो भास आभास है उसमें मेधस का रोल रहता है, और जीवन का तो रहता ही है उसमें भी। हम्म लेकिन जो प्रतीति है उसमें केवल जीवन का ही, बाद में उसके बाद प्रतीति और अनुभव में जीवन का ही रोल रहता है। वहां पे फिर मेथस का ज्यादा रोल वहां पे नहीं है रोल। वहां पर मेधस का रोल नहीं है। जी भैया, वो बढ़िया। जीवन दृष्टि है, वही जी ज्ञान भैया, चक्षु है। बढ़िया रहा भैया। बढ़िया। हेलो भैया, आ, वो जो मेधस वाला जो युवराज भैया ने बताया उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे वो भास वाली स्थिति तो मन में होती है, तो मन शरीर से जुड़ा ही रहता है,
तो वो इनपुट शरीर से भी आता है और जीवन का तो इनपुट रहता ही, जैसे जीवन में और जो है वृत्ति, उसका भी वृत्ति और सभी चीजों का भी इनपुट रहता है। तो उस हिसाब से जो बाई डायरेक्शनल वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है मन में, इसलिए उसमें मेधस का भी रोल रहता ही है। इस तरह से भी उसको देखा जा सकता है भैया क्या? हाँ, जी भैया। देखा जा सकता है। जी। तो आगे पढ़े। हाँ। जी। जिज्ञासा श्रवण मनन के लिए अभ्यास दर्शन में परिभाषा है देश काल तत्व में चित्त वृत्तियों का संयत होना पाया जाता है। श्रवण का तात्पर्य धारणा से है। उसके बाद लिखा है धारणा यानी संयत होने पर पूर्ण अधिकार के अनंतर उसके सारभूत भाग में अथवा वांछित भाग में चित्त वृत्ति का केंद्रीभूत होना ही निष्ठा एवं ध्यान है। तो ये जिज्ञासा को फिर नीचे उत्तरित किया है। वो लिखा है विगत के विधि से श्रवण में धारणा होता है। श्रवण के साथ मनन होने से चित्त में स्थापित होता है। उसे समझने के अर्थ में धारणा कह सकते हैं। श्रवण के साथ तुलन होने से मनन प्रक्रिया में आने से धारणा हुआ, यानी मनन को ही यहाँ पे धारणा कहा है। फिर बताया किसका, तो बोले न्याय धर्म सत्य का। मनन पूरा होने से ध्यान में आता है। ध्यान में आने से प्रतीति होता है, यही निधिध्यासन है। यानी कि ध्यान को ही निधिध्यासन बताया यहाँ पे। जो विगत में धारणा ध्यान शब्द यूज किया है उसको यहाँ पे बाबा जी ने यहाँ पे समझाया है, कनेक्ट किया है। फिर अनुभव प्रमाण होता है। श्रवण का पूर्णता ही अध्ययन विधि में धारणा अथवा मनन है। मनन का पूर्णता ही ध्यान अथवा निधिध्यासन है। निधिध्यासन का पूर्णता ही अनुभव है। ऐसा बना हुआ है कड़िया। तो पूरी चेन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद नीचे कहा है इधर धारणा का तात्पर्य कल्पनाशीलता में समझने के अर्थ में होता है। उसके बाद अवधारणा बोध अनुभव और अनुभव मूलक विधि से धारणा बुद्धि में होता है। इसका निरंतरता रहता है। धारणा पर पूर्णाधिकार का मतलब है मनन सफल रहा। पहले श्रवण, उसके बाद तुलन होने से मनन हो गया। ऐसा पूर्णाधिकार होने से क्या हुआ, तो हमारा चित्त वृत्ति सच्चाई के लिए समर्पित हुआ, यही केंद्रीभूत होना है। तो अपन साक्षात्कार में आ गए। साक्षात्कार होने से वस्तु हमको प्रतीत हो गया, यही निधिध्यासन है। तो जो मैं समझाऊँ तो यहाँ पे जो बाबा जी ने जो जिज्ञासा पहले रखी उसके रेफरेंस में धारणा और ध्यान को जो विगत में बोला है उसको यहाँ पे प्लेस किया है। तो यहाँ पे बेसिकली धारणा को मनन, ध्यान को निधिध्यासन कहा है मध्यस्थ दर्शन के रेफरेंस में। और उसके बाद फिर अवधारणा, फिर बोध और अनुभव मूलक के बाद अगेन बुद्धि में धारणा और उसकी निरंतरता, और उसकी निरंतरता से ही जो मनन समझ में आता है सफल होने की बात जो कहा है। तो उसके पहले बोला कि श्रवण से ही तुलन से मनन होता है। तो ऐसा पूर्णाधिकार यानी कि जो समझ में आया उस पे पूर्णाधिकार होना का क्या मतलब, उसमें बोला कि चित्त वृत्ति सच्चाई में समर्पित होना, यानी प्रत्यावर्तन क्रिया को ही केंद्रीभूत होना बताया है। उसी से साक्षात्कार भी होता है, और साक्षात्कार हुआ तो वस्तु प्रतीत हुआ, और उसी को निधिध्यासन बोला। ऐसा मैं समझा हूँ। ठीक है भैया, यहाँ तक। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब लय बन रहा है ना अपना? जी भैया। जी भैया। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सबको ठीक लग रहा है ना? ठीक है भैया। अभी भैया इधर एक सवाल था, ये धारणा इधर धारणा है वो होने के रूप में धारणा है ना, रहने के रूप में धारणा तो वो अनुभव मूलक जो धारणा है उसको रहने के स्वरूप में। अभी होने ऐसा ही अब जितने जितने अनुभव मूलक मुद्दे आएंगे वे सारे अनुभव की रोशनी में हम अपना रहे हैं, है ना? जैसे
धारणा शब्द हमने अपनाया उसका अर्थ को, तो अनुभव की रोशनी में शब्द को अपनाए, उसके अर्थ को। हमारा स्वत्व नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ होना? हमारा ध्यान होना हमारी पात्रता और योग्यता विकसित में हमारा ध्यान होना। तो ये अनुभव की रोशनी और हमारी स्थिति गति, इसमें कोई संबंध बनता है। ये छूट गया तो या तो हम अकेले पड़ जाएंगे या फिर हम अपने आप को कुछ का कुछ मानकर स्वयं का अधिमूल्यन भी कर सकते हैं। दिव्य मानव समझने में कोई समय नहीं लगता इसमें। जी भैया, मेरा एक अभी ये जो धारणा समझ में है आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो जो भी अनुभव मूलक मुद्दे आएंगे शब्द के रूप में, उनके अर्थों को तो अपने को अपना नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? जी। यदि उन मुद्दों को अपनाएंगे नहीं तो फिर पढ़ना और ये सब एक प्रकार से बेकार है। क्योंकि अगर सारा अनुभव के बाद होना है तो फिर क्यों पढ़ेंगे? ऐसा मुद्दा बनता है कि नहीं? जी भैया। तो इस रूप में अभी जो भी अनुभव मूलक जो अर्थ आएंगे वही अनुभव की रोशनी है, और उस रोशनी में हम अपनी अनुभवगामी स्थिति को अच्छे से यदि मूल्यांकित कर पाते हैं तो हमें कुछ संभावना है कि कुछ दिखाई भी देगा। हाँ बोलो, आप कुछ कह रहे थे आप। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि ये इधर एक लिखा है ना, मनन प्रक्रिया में आने से धारणा हुआ। तो ये मनन प्रक्रिया में आने से धारणा हुआ मतलब उसका न्याय धर्म सत्य का होने के स्वरूप में स्थिति बनी या फिर धारणा बना, ऐसा। वही धारणा बने का मतलब है, अब मैं मोटा मोटा बताता हूँ। बाबा जी का जो प्रस्ताव है वो हमारी कल्पना में आ गया, वो है धारणा हुआ। जी भैया। समझ में आ रहा है? जी जी। अभी दूसरा कुछ हमारी कल्पना में चल नहीं रहा, पर हमें अनुभव भी नहीं हुआ, ठीक है। और हमारे में कुछ और दूसरा चल भी नहीं रहा है। ये स्थिति हुआ कि हमने अनुभव की रोशनी को स्वीकार किया है, उसको बाबा जी कह रहे हैं कि ये धारणा हुआ। ठीक है भैया। ठीक है। और अभी हमें होना है अवधारणा। तो इस रूप में विकसित का सानिध्य को हम पहचान सकते हैं ये वाली स्थिति से। नहीं तो इसके पहले अपन पढ़े हैं कि भाषा मात्र आता है, मनन जो भी कुछ चल रहा है वो सब अपना ही चल रहा है ना, अपना ही कार्यक्रम चल रहा है, और केवल भाषा सुन रहे हैं अपन, तो वो धारणा नहीं हुआ। ठीक है भैया। समझ में आ रहा है? आ रहा है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक बात है, आगे बढ़ते। अध्ययन में पवित्रता या मनन में व्यवहार अभ्यास लिखा है। इसमें अपराध यानी परधन, परनारी या परपुरुष, परपीड़ा के बारे में सोचते अन्याय के विचार से, झूठ बोलने से अध्ययन संभव ही नहीं है, केवल पठन ही होता है। आपराधिक विधि में जीते हुए हम पठन कर सकते हैं किंतु अध्ययन नहीं कर सकते। जीने की विधि को जब तक बदलने की इच्छा नहीं हो तब तक अध्ययन नहीं कर सकते। भाषा और तर्क भर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कहा भाषा कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण जीना ही है। जीना मतलब आचरण। आचरण को आपके सामने रख दिया है तो नियम त्रय, मानवीय स्वभाव, चरित्र, संबंध, मूल्य, तन मन धन का सदुपयोग सब बता दिया। इसी विधि से जीना मतलब विचार, व्यवहार और व्यवसाय तीनों आ गया। तो यहाँ पे भैया आपने जो अभी बताया कि जैसे धारणा हुआ और फिर अपना ही चल रहा है, यानी ये सब जो आपराधिक विधि वाला, तो उसमें जीना नहीं बन पाता है। तो बेसिकली वही यहाँ पे कहा है कि
अपराध विधि से हम सिर्फ पठन कर सकते हैं, लॉजिक तक पहुंच सकते हैं, भाषा में आ सकता है, लेकिन जीना यानी आचरण नहीं बन सकता। तो आचरण किसे कहा वो भी यहाँ पे मोटा मोटा बता दिया कि नियम त्रय, मानवीय स्वभाव, चरित्र, संबंध, मूल्य, तन मन धन का सदुपयोग, इसको ही जीना बोला। तो इसी से व्यवहार और वेरी व्यवसाय गुड, तीनों आ गया विचार। जी वेरी गुड, बहुत अच्छा, खूब बढ़िया। तो आगे पढ़ते हैं। जिज्ञासा है यहाँ पे कि अध्ययन के क्रम में व्यक्तिवादिता ही सबसे बड़ा रोग लगता है, रोड़ा लगता है। स्वयं में अभिमान, दूसरे के प्रति घृणा, उपेक्षा, परपीड़ा, यह सब अवधारणा में चले जाते हैं। ऐसा है, ऐसा पूछा है तो उत्तर आया, अवधारणा में यह सब कोई रहता ही नहीं। यह सब चित्रण तक ही है सारा पंचायत। यह सब तुलन विधि से होकर रिजेक्ट हो जाता है। फिर आगे उनको बताया है, पहले इसमें जो कहा है उसमें यह बताया कि ये जो अभिमान, दूसरे के प्रति धुना, ये सब है वो अवधारणा में जाता है कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि अवधारणा में सिर्फ सही बात ही जाती है, ये सब जाता नहीं। बेसिकली वो तुलन से, यानी कि न्याय धर्म सत्य का जो तुलन रहता है उसी में ये रिजेक्ट हो जाता है और ऊपर तक जाता ही नहीं, यहाँ ये बताया है। उसके बाद आगे उसको इलेबोरेट किया है कि साक्षात्कार बोध के लिए निरंतर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। ऐसे प्रयत्न करते हुए हमारी दिनचर्या भी उसके अनुकूल होना आवश्यक है। अपने करने का यदि अपने सोचने से विरोधाभास रहता है तो साक्षात्कार नहीं होता, पुनः हम शरीर मूलक विधि में ही रह जाते हैं। आवेश के साथ अध्ययन नहीं होता, आवेश अध्ययन के लिए अड़चन है। तो यहाँ पे वो जो अवधारणा वाला पक्ष को थोड़ा और ओपन करके बताया कि साक्षात्कार बोध के लिए निरंतर प्रयास है। उसमें जो सोचने और करने में जो डिफरेंस आता है उससे कॉन्ट्राडिक्शन भी अपने में रहता है, और उसमें अगेन वो शरीर मूलक विधि में ही रह जाता है और अध्ययन के लिए वो अड़चन बनता है बेसिकली। ऐसा यहाँ पे ये पैराग्राफ में बताया है। तो पहले रास्ता ठीक होगा तभी तो गम्य स्थली तक पहुंचेंगे। रास्ते पर चलकर ही गम्य स्थली तक पहुंचा जा सकता है। रास्ते पर हम चले नहीं और हमें गम्य स्थली मिल जाए, ऐसा कैसे हो। इसके लिए हम ये वही है, हाँ ये वही है, अब समझ में आ रहा है ना। जी जी कि भैया। हम बैठे रहें अपनी जगह पर और हम हाँ सोचें कि हम गम्य स्थली में चलें, ये कैसे संभव है। तो रास्ता पे चलने वाली बात है ना, जी जी भैया। रास्ता अपने मन का, और हम समझदार हो जाए। बहुत अच्छा भैया, अच्छा ध्यान जा रहा है आगे। जी। इसके लिए हमें यह जांचने की जरूरत है, क्या हमारा करना यानी कि जीना हमारे गम्य स्थली तक पहुंचने के लिए अवरोध तो पैदा नहीं कर रहा है। हम जैसा सोचते हैं वैसा कर भी, वैसा कहे भी, वैसा फल परिणामों को पाए भी, वैसा प्रमाणित भी करे, यह गम्य स्थली है। यानी सिर्फ सूचनाएं भाषा तक तो नहीं रह जाती ना, वो जीने में तो आती है ना। ये यहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन में यहाँ पॉइंट हाईलाइट किया है, ऐसा लग रहा है ना। तो जैसे हम नियम का, आगे लिखा है, जैसे हम नियम का अध्ययन कर रहे हैं, एग्जाम्पल दिया है बाबा जी ने, और हमारा आचरण नियम के विपरीत हो तो इसमें अंतर्विरोध हो गया है ना। इस अंतर्विरोध के साथ नियम का साक्षात्कार नहीं होता। अध्ययन के साथ स्वयं का शोध चलता रहता है। मैं जो समझा रहा हूँ क्या मैं उसके अनुरूप जी रहा हूँ, इसको पूरा करने के लिए ही अनुकरण विधि है। फिर आगे कहा है कि अध्ययन एक निश्चित साधना है। अध्ययन रूपी साधना के साथ समाधान समृद्धि के मॉडल का अनुकरण किया जा सकता है। यह आदर्शवाद के प्रस्ताव से भिन्न है, जिसमें साधना के साथ सामने कोई मॉडल रहता नहीं। आदर्शवादी साधना में अनुकरण करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, और भौतिकवाद में साधना का कोई मतलब भी ही नहीं है। भौतिकवाद में उपलब्धियां या गम्य स्थली के रूप में यंत्र ही है, यंत्र को खरीदो और प्रयोग करो, इतना ही है। तो फिर उसको आगे उसका कंपेयर भी किया है, जो आदर्शवाद में छूटा हुआ है और भौतिकवाद में भी रह गया है, उसको यहाँ पे प्लेस भी किया है अच्छे से। तो ये पूरी बात इसमें कोई भैया ठीक है यह? बढ़िया, एकदम ठीक है। तो अब क्लियर हो रहा है ना, स्पष्ट पिक्चर है कि नहीं? जी
मॉडल नहीं है अपने सामने, तो अपन रास्ते पर है, इसकी जांच नहीं होगी। मॉडल है समाधान समृद्धि। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो हमको हाईलाइट होकर और आत्मसात होने की आवश्यकता। तो फिर वो पठन है, मनन है ना, आपस में हमारी गोष्ठियां हैं, चर्चा है, संवाद है, ये सबका अर्थ निकलेगा, है कि नहीं? जी जी भैया। हम्म, तो रास्ता, उसके माइलस्टोन सुस्पष्ट दिया गया है। अब हमारा काम है कि हम इस पर ध्यान देकर उसको आत्मसात करके आगे बढ़े। बहुत अच्छा। जी, तो यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो? हाँ भैया, ये जैसे पढ़ा तो एक ध्यान और गया कि यहाँ पे करना और सोचना, उसमें जो विरोधाभास है उसको आवेश कहा है। तो मीन्स वो सोचने और करने में जो द्वंद्व होता है, उसी को ही यहाँ पे आवेश भी बताया है, और इस आवेश से अध्ययन नहीं होता ऐसा बताया है। तो जैसे अभी हम लोग जिस स्थिति में हैं, तो हम लोग एज अ पर्सन तो हम लोग चलते ही हैं, लेकिन जब परिवार के साथ जुड़ के चलते हैं तो वो पूरा जो एक वातावरण है वो नहीं खड़ा होता। हाँ, अपने आप में ये काफी सारी स्थितियां बन जाती है कि हम लोग ऐसे ही समझ के जिए और चले, लेकिन परिवार के साथ जब चलना होता है या परिवार के लोगों के साथ जब चलना होता है, तो वहां पे ये जो विरोधाभास है वो कहीं ना कहीं दिखता ही है भैया, बार बार। जो हम्म, तो इस मीन्स हाँ, ये जो दुविधा है, तो उसको मीन्स अपने में कैसे स्थिर करें हम, क्योंकि काफी सारी सूचना तो है, लेकिन वो मीन्स जब जीने जाते हैं तो ये इतना देख पाते हैं कि इतना स्थिर भी नहीं कर पाते हैं काफी सारी बातें। ठीक बात है। तो धीरे धीरे ये सब परिवार में काम करने के लिए मानसिकता मजबूत होने की बात है। जी देखिए, ठीक है, कुछ तो परिवार के हिसाब से कुछ संबंध का निर्वाह होता है, मूल मुद्दा तो वहीं अटकता है ना। हाँ तो जितना आपके वैयक्तिक स्थिति भी बनती है कुछ समय बाद परिवार में, जी बिल्कुल। वैयक्तिक निर्णय की स्थिति बनती है कि नहीं, जी ऐसी भी कई स्थितियां आती हैं जहां केवल, अगर आप चर्चा कर रहे हो तो मैं आपके निर्णय की बात करूंगा। तो उस समय हम क्या निर्णय लेते हैं, उससे परिवार में फर्क आने शुरू होता है। क्योंकि संबंध में एक स्थिति होता है, उसको, उस सूत्र को यदि हम आत्मसात करते हैं, उस सूत्र का नाम है योग। स्वयं में जिसकी कमी हो और दूसरे में जिसकी समृद्धि हो, ऐसे मिलन सानिध्य को योग कहते हैं। ऐसा हर एक आदमी के साथ रहता है। तो परिवार में, इसलिए परिवार न्याय की स्थली भी कहा गया, इसलिए परिवार व्यवस्था की इकाई भी कहा गया। तो वैयक्तिक रूप में हम, जब हमारी निर्णय की बारी आती है, तब हम क्या स्पष्ट निर्णय लेते हैं, वही अभी वो हमको अच्छे से पहचानने की आवश्यकता है। और जी ये स्थिति की परिपक्वता धीरे धीरे, ऐसा यदि अभ्यास को अब हम सोच लेंगे तो आएगा। शुरू में खटपिट होगा, लेकिन वो ऐसा खटपिट नहीं होता कि संबंध विच्छेद हो जाए या संबंध में कोई कटुता आ जाए। पर हाँ, मतलब
अध्ययन के रूप में हमें स्पष्ट भूमिका, अपना स्पष्ट मत पर लादने वाला नहीं होना, इसमें जिद वाला काम नहीं होना, पर स्पष्टता एक बहुत बड़ा, मुझको लगता है एक अभ्यास, एक बहुत अच्छा अभ्यास है, सटीक अभ्यास है, जो परिवार में होने से परिवार के अन्य सदस्यों को इसमें ध्यान जाता है और धीरे धीरे ये देखने में आएगा कि ऐसे सोचने वाले व्यक्ति के पास ही धीरे धीरे पूरा निर्णय प्रक्रिया आ जाता है। क्या इतना धीरज को आप कल्पना कर पाते हो? जी जी भैया, बिल्कुल। ऐसा धीरज का तो काम है। अब हाँ इसमें आपका वैयक्तिक समय भी तो कुछ रहता है कि नहीं रहता है? हाँ भैया, रहता ही है। मिलता है कि नहीं, रहता है कि जी नहीं? जी, तो रहता है। ऐसे समय में आप क्या करते हो, ये मुद्दा है। मतलब हम सबके पास हमारा अपना समय रहता है, हमारे अपने समय में हम क्या करते हैं ये भी परिवार में देखा जाता है। जी इसलिए परिवार चलता है नियम से, समाज चलता है नीति से। परिवार नियम की जगह है। जितना हम स्वयं अपने को सटीक स्पष्ट नियमों के साथ अपने विचार व्यवहार कार्य को कस पाते हैं, अच्छा ये डिजाइन तो किसी को तंग करने का है नहीं, हाँ। जो कुछ परेशानी होगी मुझी को होगी ना। यदि मैंने 5 चीजें तय की तो वो 5 चीजों को मेरे व्यवहार में लाने के लिए फाइट तो मुझे ही मारना होगा ना। तो हाँ। मैं ऐसे किसी को तंग तो नहीं करूंगा ना। मान लीजिए मुझे सुबह 6 बजे उठना है, अब नींद 6 बजे खुले ये मेरे को फाइट करना है ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा मेरे को जगाया नहीं, जैसे बच्चे कहते हैं तुमने क्यों नहीं उठाया। बेटा उठना आपको था, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, होता है भैया। देर से क्यों उठे, मम्मी ने नहीं उठाया, हाँ है ना। 8 बजे खाना क्यों नहीं खाए, तुमने करके दिया ही नहीं। मतलब नियम में चलना हमको स्वीकार है, लेकिन ऐसे नियमों का एक पीछे से कोई हमको वो चाहिए, कोई एक टेकू। तो बिगड़ गया तो आपका, अब सही हो गया तो पता नहीं क्या है। तो इस प्रकार से परिवार में जीते समय हम सुस्पष्टता के साथ चलते हैं तो धीरे धीरे ये सब की आवश्यकता सबको है, लेकिन पहले नियम कौन कौन पालन करे ये चलता है। हाँ। अब हम देखें हमारे बुजुर्ग ये सब ये करें, अब उनको सूचना रहती, कुछ होता तो वो कर न लेते। उनका जैसा मान्यता है, जैसा परवरिश है वैसा चलेगा। तो हमारा स्वयं का ही संतुलन इसमें जबरदस्त कसने में आता है और जी हम फिर स्वयं निर्णय की स्थिति में आते हैं कि लाइफ में मुझको क्या करना है, क्या डेस्टिनेशन पाना है। और चूंकि ये सारा सुख का ही रास्ता है, भले शुरू में अड़चन लगे लेकिन धीरे धीरे ये सुख परिवार में पहुंचता है और एक समय बाद ऐसा व्यक्ति के साथ ही सारा निर्णय प्रक्रिया होने भी लगता है। बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहां जटिलता है, परेशानियां हैं, है कि नहीं? ऐसी बहुत कम जगहें हैं, पर फिर भी एक सामान्य रूप में परिवार में ये संभव है, ऐसा आज दिखता है। जी भैया, बहुत बढ़िया। कुछ स्पष्ट होता है? हाँ हाँ भैया, बिल्कुल। तो अभी तक ना वो जो एक आवेश के लिए भी एक मीन्स वो बनाया हुआ था कि भाई हमारी ऐसी स्थिति जिसमें हम लोग कुछ कंट्रोल ना कर पाए, वो वाला आवेश। लेकिन यहाँ पे वो भी काफी क्लियर हुआ। मेरे करने और सोचने में भी जो विरोधाभास है वो भी एक तरह से आवेश ही है। उसके साथ अध्ययन कभी नहीं हो पाएगा। और जो सही आपने बात। जो स्पष्टताएं दी वहां से ये भी ध्यान गया कि मेरे हाथ में जितना है उतना तो मैं कर ही सकती हूँ, या वहां तो मैं पूरा। चल ही सकती हूँ। तो वो जो है वो
कितना मुझे क्लियर हुआ है उतना मैं अपने जीने में ला पाऊंगी। बहुत अच्छा। मुझको तो ये दिखाई दिया कि स्वयं से ही जब हम अपना भी खुद का ऑब्जर्वेशंस करते हैं, साथ में रहते हैं या कई सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, हमको जो समय मिला रहता है जनरली हम उसको टैप नहीं करते जी और दूसरे के बारे उसमें सोचते रहते हैं। तो एक इतनी छोटी सी स्पेस, जबकि ये बहुत बड़ी स्पेस है, तो ये स्पेस यदि हम ऑक्युपाई करते हैं, उसका एक सही उपयोग करते हैं, वही अवसर है अभी अपने स्वयं के लिए। तो उसमें सब एंटरटेनमेंट घुस गया है अभी, वो एंटरटेनमेंट कर लेना, कहीं कुछ बेवजह घूमने फिरने की बातें हैं, कुछ है इन अ वे टाइम पास, इसका सामान्य नाम है। तो यदि हमने टाइम पास ब्लॉक कर दिया तो झट से स्थिति सुधरती है। और साथ में अध्ययन है तो अनुकरणीय भी बनता है, ऐसा देखने में आया है। जी भैया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है कि नहीं, ऐसा समझ में जी आता है। भैया। बढ़िया, खूब अच्छा। आगे बढ़े। जी जी भाई, तो जिज्ञासा है आगे कि समाधान का अनुकरण से क्या आशय है। तो उत्तर दिया है कि शब्द या लेख के आधार पर अनुकरण पठन के रूप में, उसके बाद अर्थ के आधार पर अनुकरण अध्ययन के रूप में, अध्ययन के फलन में अनुभव के आधार पर सत्व हो जाना, अनुकरण का विधि और प्रयोजन यही है। फिर आगे कहा है कि अध्ययन को छोड़कर केवल अनुकरण करने से कुछ समय तक तृप्ति है, पर तृप्ति की निरंतरता नहीं बनती। यही अध्ययन और अनुभव की आवश्यकता है। अनुकरण विधि में सूचना को दोहराने से अर्थ की ओर ध्यान जाता है। अर्थ को जब शोध करते हैं तो अपना सत्व होने की जगह में पहुंच ही जाते हैं। अध्ययन को आत्मसात करने की विधि है अनुकरण। तो यहाँ पे इतने में जो समझ में आया वो अनुकरण को जैसे इलाबोरेट किया कि पहले शब्द या लेख के आधार पे होता है पठन, जिसको बोला पठन के रूप में, उसके बाद अर्थ के आधार पे होता है अध्ययन के रूप में, और अध्ययन के फलन में अनुभव के आधार पर जब वो अपना सत्व बन जाता है। तो अनुकरण विधि का प्रयोजन यही है कि सत्व बन जाना, है ना, अनुभव तक हो जाना और फिर वो अपना सत्व में आ जाना। तो अध्ययन को छोड़कर केवल अनुकरण करने से कुछ समय तक तृप्ति है, तृप्ति की निरंतरता नहीं बनती। तो निरंतरता के लिए अध्ययन और अनुभव की आवश्यकता है, यानी कि सत्व बनने के बाद ही निरंतरता बनती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा यहाँ पे ध्यान जा रहा है। और अनुकरण विधि में भी सूचना को दोहराने में से ध्यान जाता है, यानी व्यक्त होने की बात यहाँ पे बताई गई है कि जब जैसे ही सूचना को दोहरा पाते हैं, व्यक्त हो पाते हैं या मनन कर पाते हैं, तो उससे अर्थ तक अर्थ के शोध पर ध्यान जाता है और शोध से ही सत्व बनता है। और वो सत्व की जगह पे पहुंच जाना ही ये अध्ययन को आत्मसात करना हुआ अनुकरण, जिसको बोला। तो यहाँ तक ठीक है भैया। तो हाँ, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। फिर आगे कहा है कि अनुभव के पहले प्रमाण नहीं, केवल अनुकरण अनुसरण पर्याप्त नहीं है। अनुभव मूलक विधि से जीने में प्रमाणित होने पर ही अच्छा होना होता है। तो वही बात है, जैसे कि अनुभव के पहले अनुकरण अनुसरण ही है और वो पर्याप्त नहीं है बेसिकली। तो पर्याप्त वो तृप्ति के लिए अनुभव प्रमाण आवश्यक है, वही अच्छा होना बताया गया है यहाँ पे। फिर और एक जिज्ञासा आगे पढ़ते हैं कि हम अभी अध्ययन क्रम में है, जितना समझे है उसको अनुकरण अनुसरण, फिर भी उत्साह कमी कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है, उत्साह को कैसे बनाए रखें। तो उत्तर दिया है यहाँ पे कि अनुभव के लिए उत्साह को बनाए रखिए सूचना के आधार पर, आगे चलकर इसको अनुभव करेंगे। इसी तरह से
जैसे 100 हथौड़ों की चोटों के बाद ही एक विशाल पत्थर टूटता है, 99 चोटें रही तभी 100वीं चोट पर पत्थर टूटता है। जितनी सीमा तक समझ को जी पाते हैं, उससे खुशी भी मिलती है, जिससे आगे के लिए उत्साह बना रहता है। प्रमाण अनुभव के बाद ही है। तो अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान आकर्षण गया कि कंटिन्यूअस प्रयास जो है वो होते रहने चाहिए, उसी से ही उत्साह बना रहता है। क्योंकि एक जहाँ तक समझ बनी वहां तक रिजल्ट भी मिलता है, उसकी खुशी भी रहती है, और वही खुशी आगे के प्रयास के लिए मोटिवेट भी करती है। तो धीरे धीरे वो फिर उत्साह बनना, फिर समझना, फिर उत्साह बनना, और फिर अनुभव के बाद उसका प्रमाण, ऐसा यहाँ पे ध्यान गया। फिर आगे कहा है कि विरक्ति विधि से मैंने साधना किया था। साधना काल में हम हर समय खुशहाली में मनाते रहे, हर समय खुशहाली ही मनाते रहे, कभी अभावग्रस्त या पीड़ाग्रस्त नहीं हुए, जबकि साधना में हमें भूखे ही रहे। आपके लिए अध्ययन का मार्ग कोई विरक्ति विधि नहीं है, इसीलिए मैं मानता हूँ सर्व मानव के लिए सुलभ अध्ययन विधि ही है। तो बाबा ने अपनी जो जर्नी रही उसमें से जो उन्हें जो मार्ग चूज किया था विरक्ति विधि से पूरा एक्सप्लोर करने का, उसमें और ये जो है अध्ययन विधि, उन दोनों को कंपेयर करके बताया है कि उसमें क्या था, और वो सभी के लिए, जो सर्व मानव के लिए सुलभ कौन सी है, वो यहाँ पे ध्यानाकर्षण हुआ है। तो यहाँ तक जो कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं भैया। ठीक है यहाँ तक? हाँ ठीक है ना भैया, बढ़िया। भैया ये अनुसरण और अनुकरण, ये दो में थोड़ा स्पष्टीकरण करें। अनुसरण और अनुकरण। अनुसरण का मतलब है रास्ते पर चलना। एक होता है रास्ता, दिशा, एक होता है लक्ष्य। तो लक्ष्य की दिशा में चलना उसको कहेंगे अनुसरण। लक्ष्य की ओर चलना उसको कहते हैं अनुकरण। तो लक्ष्य की ओर चलने के लिए हमें गाइडलाइंस रहती है, गाइडेंस रहते हैं। तो वो गाइडेंस को हम आत्मसात कर लेते हैं, तो वो अनुकरण कहते हैं। और गाइडेंस के अनुसार एक पाथ लगा रहता है, उस पाथ पर चलते हैं, वो अनुसरण हुआ। जैसे व्यवस्था का अनुसरण होता है और जागृति के लिए अनुकरण होता है। कुछ समझ में आता है? जी भैया। तो व्यवस्था होना ये एक पाथवे है, और व्यवस्था में अनुसरण करते हुए हम जागृति के लिए अनुकरण करते हैं। तो आचरण का अनुकरण होता है और व्यवहार में अनुसरण होता है। क्योंकि व्यवहार परस्परता में है, आचरण स्वयं में रहता है। तो जो स्वयं के लिए स्थितियां हैं वो सारी अनुकरण की स्थितियां हैं। परस्परता में जो स्थितियां हैं वे सब अनुसरण की स्थितियां हैं। अभी जैसा आपने तय किया कि एक व्यक्ति पढ़ेंगे, एक प्रकार का रास्ता बनता है थोड़ा सा, यह अनुसरण होता है। और इसमें जो पढ़ते हैं, जो हम आत्मसात कर रहे हैं, जैसे अभी बात हुई कि भाई टाइम पास नहीं करना, हमारा नियम निश्चित होना, ये सब जो मानसिकता में सोच विचार चला उसको अनुकरण कहेंगे। कुछ समझ अभी में आता है? हाँ, सब स्पष्ट हो गया भैया। ऐसा कुछ कुछ है भैया। जो स्टार्टिंग में आपने बोला उसमें जो अनुसरण लक्ष्य की दिशा में चलना,
और अनुकरण लक्ष्य की ओर चलना, लेकिन लक्ष्य की दिशा हाँ में हाँ चलना। हाँ हाँ, लक्ष्य की दिशा में चलना और लक्ष्य को आत्मसात करना। दिशा में चल रहे, आत्मसात ही नहीं कर रहे तो क्या हो गया, चल ही रहे, हो तो नहीं रहा कुछ। तो अनुसरण में व्यवस्था का अनुसरण होता है, हाँ और व्यवस्था की दिशा में चलना उसको अनुसरण बोलते हैं। हाँ भैया, बढ़िया। आप आप हिंदू है ना? जी, तो मंदिरों में जाते हैं? जी जाते हैं। परिक्रमा सुना है क्या? सुना तो है, क्या चीज है? गया नहीं। किए हो? किए हैं? नहीं हो, किया नहीं है। मतलब वो अरे जो वो परिक्रमा, मतलब मंदिर के आसपास अरे वो परिक्रमा। प्रदक्षिणा घूमते हैं ना, घूमते हैं कि नहीं? हाँ घूमते। घूमे भी होंगे ना, घूमे नहीं घूमे, घूमते घूमे हाँ होंगे भैया। घूमे घूमा हो। परिक्रमा कहो प्रदक्षिणा कहो, तो एक पाथवे बना रहता है कि नहीं? बस अपन चल रहे हैं, कहीं चित्त भी शुद्ध नहीं। होना भी तो जरूरी है नहीं? जी भाई। परिक्रमा या प्रदक्षिणा इसलिए करते हैं कि चित्त शुद्धि हो जाए, इसलिए किया जाता है, ऐसा सुनता है। तो अनुसरण ऐसे हो गया कि बस अपन परिक्रमा लगा रहे, चक्कर काट रहे, कुछ हो ही नहीं रहा अपने में, तो फिर वो अनुकरण नहीं हुआ। ठीक है भाई, अभी ठीक स्पष्ट है हो कि गया। नहीं? स्पष्ट। और मान लो अनुकरण कर रहे हैं, है ना, लेकिन उसकी कोई परस्परता नहीं है, तो वो भी एक प्रकार का दूसरा छोर हो गया। मतलब हमारे में कुछ घट रहा है, लेकिन उसका कोई हम पता ही नहीं है, हवा नहीं है उसकी। इसलिए स्वयं और परस्परता, ये दो ध्रुव हैं, ये दो ध्रुवों में अध्ययन होता है। भैया ऐसा बोल सकते हैं कि तो स्वयं, हाँ बोलो। अनुकरण है तो उसमें प्रत्यावर्तन, और अनुसरण में हाँ परावर्तन। हाँ, ऐसा भी है, स्थिति गति के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, आप कुछ बोलिए। इसलिए अनुकरण अनुसरण स्थिति गति रहता है, प्रत्यावर्तन का प्रयास अनुकरण कहलाएगा और परावर्तन का प्रयास अनुसरण कहलाएगा। ठीक बात है। जी भाई, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बढ़िया। तो समय हो गया, रुके? भैया एक एक छोटी सी यहाँ पे एक जिज्ञासा है कि जहाँ पे बाबा जी ने लास्ट में कहा कि विरक्ति विधि से मैंने साधना किया, और उसमें बोला कि साधना काल में हर समय सुख खाली में ही मानते रहे और अभावग्रस्त या पीड़ाग्रस्त नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा जबकि साधना में हम भूखे ही रहे, तो उसका क्या मतलब हुआ भैया? वो थोड़ा मतलब भैया, ये साधना का क्वालिफायर है। मतलब जो अभी सांसारिक प्राप्तियां, जिसके लिए साधना का एक जनरल वो रहता है कि हमें कुछ प्राप्त हो जाए, तो ऐसा कुछ सांसारिक प्राप्तियों का कोई मानसिकता ही नहीं रहा, तो इसलिए वो सुख दुख का कोई उसमें मतलब ही नहीं रहा साधना में। और जी जनरली जो कुछ देखा जाता है वो है कि भाई हमको खाने पीने को थोड़ा अच्छा मिल जाए। शिविर में आते हैं कि नहीं भैया? जी जी भैया। अब थोड़ा सब्जी में नमक कम हो गया तो कैसा रहता? तो अपन साधना के लिए आए हैं या कैसे खाने के लिए? हाँ जी जी। अटक गया कि नहीं? हाँ हाँ तो शिविर ऑर्गेनाइजर किस में पड़ रहा था? भैया 2 सब्जी दो, थोड़ा दाल दो, मीठा दो, जो कुछ भी है ये है। मतलब अभी भी नाम साधना का, लेकिन मन उसी में टिका हुआ है। जी। कैसे साधना होगा? इस रूप ठीक में ठीक लिखा है, भूखे भी रहे हैं, जी यानी जी पता ही नहीं है ये सब चीजों का। द पर्पस इज टू सीक आंसर्स, ये परस्वे है उसमें। भाई मुझे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, यही मुद्दा है। इसके लिए इस उत्तर के लिए ये खाना पीना, पेट भरना, ये सब, ये कोई उसका मायने नहीं रखता है। जो मिल गया स्वागत है।
है ना? जी जी भैया जी। कितना सोचना पड़ता होगा घर में? अभी भी थाली उठा के देखते हैं कि नहीं अंदर क्या है। मन का माफिक है तो ठीक है, ना तो मुड़ गया। जी जी भैया। ऐसे में कैसे साधना होगा? जबकि परिवार में ऐसा नहीं कि कोई भूखा रखते हैं। सही बात है भैया। इन अ वे ही इज हिंटिंग, वो हिंट कर रहे हैं कि खाते पीते घर के हैं, यदि इसमें ही पड़े रहेंगे तो ये साधना तो नहीं होगा। इसलिए वो अपना उदाहरण दिए, मैं तो भूखा रहा, आप तो पेट से भरे हैं ना। जबकि बाबा जी तो बहुत खिलाते थे। इसलिए बाबा जी की साधना में लोगों को मजा आने लगा। जी पर मन स्थिति में ये अपने को सोचना है। इसलिए कम से कम जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति है वो तो कम से कम भैया घर में तंग ना करे। एग्जैक्ट भैया। क्या आप करते हो भैया तंग नहीं नहीं भैया। चॉइसेस को लेकर? नहीं वैसे तो मेरे पहले से कुछ ऐसी चॉइसेस ही नहीं रही, जो जो मिल गया देते हो। हो खाते हैं, हाँ वही खुश ऐसा ही होके रहा खाते हैं है। ना, अप्रिशिएट करते हैं ना भैया। हाँ हाँ भैया अच्छा से। बढ़िया सब्जी बना है, ऐसे ही कुछ तो हाँ करते होंगे, हाँ करते हैं ना? हाँ भैया हाँ। बढ़िया, ठीक। कहने का मतलब है ये जो रुचि वाला पूरा क्षेत्र है, दिस हैज टू गो। संबंध में जो संवेदना वाला क्षेत्र है उसको कंट्रोल में लाना है और लक्ष्य के लिए फोकस होना है। ये इस सेंटेंस का मीनिंग है अपने लिए। जी रुचि वाला क्षेत्र इट हैज टू गो, ये जाना ही होगा, नहीं तो मन लगेगा ही नहीं। जी भैया। ऐसा नहीं कि भूखे रहेंगे, ऐसा नहीं कि बाल उठ पटांग ऐसे रखेंगे, ऐसा नहीं। जो है वो ठीक है, शरीर व्यवस्था के लिए है, उसमें रुचियों का कुछ मुद्दा नहीं है। संबंध लक्ष्य के लिए अर्थ में है, उसमें संवेदनाओं का सहलाने वाला कोई मुद्दा नहीं है। जो फोकस है वो लक्ष्य के लिए है, ऐसा एक सटीकता से चलने का पाथ या मार्गदर्शन, ऐसा मैं अर्थ सोचता हूं। जब जब इस मार्गदर्शन को पढ़ता हूं भाव ऐसा आता है। आप भी जांचिए। जी भैया बढ़िया। ठीक है, हाँ भैया। तो रुके जी भैया। जी थैंक यू, नमस्ते। धन्यवाद भैया। नमस्ते सभी सभी को को। नमस्कार। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। भैया नमस्ते सभी को।